भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, मुख्य भूमि शब्द लिखा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि शब्द लिखा है, पॉइंट बी नोटेड। मुख्य भूमि की पूछी है तो बताइए आंसर आप। और मुख्य भूमि में भी किस की भाग की है? दक्षिणी सीमा की बात की है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, राजस्थान से संबंधित आता है, राजस्थान ज्योग्राफी में, और इंडियन ज्योग्राफी में आता है संबंधित भारत की मुख्य भूमि की उत्तरतम अक्षांशीय विस्तार कितना है, दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार कितना, इस संदर्भ में। तो जो भारत की मुख्य भूमि है इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से। हालांकि यहां पर कहीं पर भी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखा हुआ है। बाई चांस लिखा होता तो ऐसे नहीं कि भारत के दक्षिण में वो ज्यादा सही होता, नहीं, भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। वेरी गुड, बिल्कुल 8 डिग्री 4 मिनट। अब आपको एक और पॉइंट समझा रहा हूं। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह भारत की संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम स्थान है जो ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, लेकिन इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट, जो चलेगा कितने डिग्री तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, नॉर्थ, एन का अर्थ है नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश तक। यहां से लेकर यहां तक भारत का यह अक्षांशीय विस्तार है, तो इसमें सही आंसर है 3 नंबर। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिमी बंगाल। दीजिए आंसर। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है क्या बात है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुजरात। अब यहां यह समझो कि भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार जो ये 9 राज्य है इसमें सबसे लंबी जो तटीय सीमा रखता है वो रखता है गुजरात, सर्वाधिक, और जो सबसे कम रखता है वो रखता है गोवा। महाराष्ट्र के बाद में ये गोवा, ये सबसे कम। जो गुजरात है ये रखता है 1214 किलोमीटर, और सबसे कम रखता है गोवा और ये रखता है लगभग 101 किलोमीटर। तो इस प्रकार सबसे कम गोवा रखता है। कई जगह गुजरात की है वो आपको 1663 किलोमीटर लिखी हुई मिलेगी, नहीं जी, सही यही है 1214 किलोमीटर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, गुजरात। नेक्स्ट, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है महान हिमालय व मध्य हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय व शिवालिक हिमालय। दीजिए आंसर। तिब्बत पठार और ट्रांस हिमालय का भाग मान लो। ये है महान हिमालय, सबसे ऊंचा है महान हिमालय। ये है मध्य हिमालय कोई लघु हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय। और ये है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, इसी को कहते हैं शिवालिक हिमालय। अब बात करते हैं कि एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके मध्य है। तो देखो एक बार, यहां पर यह है
तिब्बत का पठार या कह दो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है इंडो सांगपो ब्रंश, इंडो सांगपो ब्रंश या इसी को बोलते हैं हिंज लाइन ब्रंश। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये जो MCT है ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच ब्रंश है, यानी ऐसा प्रदेश है जो दोनों इन भूखंडों को अलग करते हुए दर्शाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक हिमालय और जो आगे मैदान आ जाएगा विशाल मैदान उसके बीच में है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इस प्रकार ये ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है MCT। तो इसमें सही आंसर है 1 नंबर। जिसने भी ये दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ जी, आपका बिल्कुल सही है, तो 1 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। दीजिए आंसर। फोर नंबर का सही आंसर क्या है? जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह भारत की मानक समय रेखा है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। ये इस प्रकार गुजरती है, देखो जैसे इसको देखा जाए तो ये इस प्रकार गुजरती है। इलाहाबाद या प्रयागराज के पास से गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह देशांतर की दृष्टि से लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। और दूसरा पॉइंट, यह 7.5 के गुणज में है, इसीलिए इसे भारत की मानक समय रेखा बनाया गया। इसका जो समय है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे है। आगे मतलब प्लस। किसी भी देशांतर से पूर्व की ओर जाओगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाओगे तो समय घटेगा। और ये जो 5 राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में ओडिशा और फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। अब आपको एक पॉइंट और समझा दूं कि जो कर्क रेखा है और भारत की जो मानक समय रेखा है वो दोनों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। तो पॉइंट क्लियर है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो निम्नलिखित भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा से छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की मानक समय रेखा मिलती है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, नाम है इलाहाबाद, जिसका नवीनतम नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद के पास से ये गुजरती है। इलाहाबाद के पास से कौन सी? भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। बताइए आंसर। 5 नंबर का सभी आंसर दीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर है पाक जल संधि। जल संधि है, जल संधि, जल डमरू, स्ट्रेट, ये सब एक ही है। ये क्या करते हैं? ये जल के संकरे रास्ते होते हैं जो 2 स्थल भागों को अलग करते हैं और 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये यहां पर ये जल का संकरा रास्ता है, इधर स्थल आ गया और इधर ये स्थल भाग आ गया। ये स्थल है और ये भी स्थल है। ओके, आगे ये जलीय भाग इस प्रकार विस्तृत है ऐसे।
तो एक डमरू बन गया जल का। इधर बड़ा भाग है, इधर बड़ा भाग है, बीच में छोटा भाग है, संकीर्ण भाग है, इसलिए इसको कहते हैं जल डमरू। जल संधि का अर्थ होता है दो बड़े जलीय भागों के मध्य संधि हो रही है, इसलिए जल संधि। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। यहां पर उस पाकिस्तान शब्द से कोई लेना देना नहीं है। मद्रास में एक गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट हुक पाक, उनके नाम पर रखा गया पाक शब्द। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। और भारत और श्रीलंका की जो सीमा है वो जलीय सीमा है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। जिसने भी सही 3 नंबर दिया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बताइए, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? हां जी, तो बता दूं आपको, नेपाल के साथ है। भारत की जो सीमा है ये लगभग है 1751 किलोमीटर। कोई सीमा रेखा का नामकरण है नहीं। पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। इसका कुछ भाग है वो मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा की लंबाई है लगभग 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश है वो 3 और भारत से घिरा हुआ है। 16 दिसंबर 1971 को यह पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान का जो भाग था वो बांग्लादेश के नाम से आजाद हुआ। अमार सोनार बंगला यहाँ का राष्ट्रीय गीत है और ढाका इसकी राजधानी है। तो ये सही आंसर इसका क्या होगा? 4 नंबर, बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, वेरी गुड, 4096 किलोमीटर बिल्कुल। और सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। यह सार्क का भी सदस्य है, जिसका जो 1985 में एक संगठन बना था, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र संगठन, उसका क्या है? सदस्य भी है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन है वो इस अक्षांश को लेकर पूछा ही जाता है। और एक लाइन में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, क्या क्या इसकी विशेषता है, इन सब के संदर्भ में। जो ये अक्षांश रेखा है जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, यह अक्षांश की दृष्टि से लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये जो अक्षांश रेखा है ये इस प्रकार गुजरती है। इस प्रकार, इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा का क्या नाम है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको कहा जाता है कर्क रेखा। बिल्कुल, जिसने भी इस आंसर दिया है 8 राज्य, वो बिल्कुल सही है। वो 8 राज्य कौन से? देखो एक बार, ये है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां से कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 7 सिस्टर यानी पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। त्रिपुरा और मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना, त्रिपुरा और मिजोरम से। 2 पश्चिमी भारत, एक पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात, एक पश्चिमोत्तर भारत के राज्य राजस्थान, 2 भारत के मध्य राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 भारत के पूर्वी राज्य झारखंड और पश्चिमी बंगाल, और 2 भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इसके उत्तर में यहां शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है अक्षांश की दृष्टि से। हालांकि ये पूर्ण रूप से हिमालय की स्थिति के कारण ऐसा बनता नहीं है, लेकिन विशेषता यही है। और इसके दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में है। किसकी? कर्क रेखा की। और जलवायु दृष्टि से अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। और उस दृष्टि से यह भारत को 2 बराबर भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में विभाजित करती है। तो ये 8 राज्य है और उनकी विशेषता है कर्क रेखा के संदर्भ में। नेक्स्ट,
द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपको बताना है जो भारत की तटीय सीमा है उसकी द्वीपों सहित लंबाई कितनी है। ये तो हो गई मुख्य भूमि, फिर इसके अलावा लक्षद्वीप है, फिर यालिया बेट, खड़िया बेट, दमन द्वीप का प्रदेश हो गया, इसके अलावा इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, श्रीहरिकोटा, न्यू मोर, पंबन द्वीप, रामेश्वर का भाग, ये सब, इन सब को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई। क्या बात है, जिसने भी आंसर दिया है 6100, ये पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि ये तो है मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि। 7516 किलोमीटर इसका सही आंसर है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.5, सी आंसर सही है। नेक्स्ट आ गया जिसकी बात की गई थी, भारत व चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड सीमा रेखा, स्टेटफोर्ड रेखा। बताइए आंसर। 9 नंबर का आंसर दीजिए सभी। डुरंड सीमा रेखा नहीं है, भारत और किसके बीच में पूछा है? भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में अधिकांश जो सीमा है वो प्राकृतिक सीमा है, प्राकृतिक सीमा है अधिकांश सीमा, लेकिन कुछ अध्यारोपित सीमा भी है जो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई। और ये पूरी सीमा नहीं है, ये है भारत और अरुणाचल वाला भारत का जो प्रदेश है वहां और चीन के मध्य, और इसके कारण इसको कहते हैं मैकमोहन सीमा रेखा, और इसकी लंबाई लगभग 700 मील या कह दो या 1100 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर है? यानी अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य का अधिकांश भाग जो सीमा रेखा है वो कहलाती है मैकमोहन सीमा रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया, और इसकी लंबाई है 700 मील या 1100 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा मैकमोहन सीमा रेखा, 2 नंबर। हाँ जी बिल्कुल सही है, जिसने भी दिया, और 1914 में इसका निर्धारण किया गया। जो ये सीमा है मैकमोहन सीमा रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे रेड क्लिफ सीमा रेखा है वैसे ही है, यानी अध्यारोपित सीमा है ये। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कवारती व न्यूमोर, पंबन व बेरन, बेरन व नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। दीजिए आंसर। 10 नंबर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई आपको कई बार मैं बता चुका हूं 85 किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में ये लगभग 850 किलोमीटर से भी अधिक है, और सबसे कम है त्रिपुरा में, त्रिपुरा में ये लगभग 31 किलोमीटर है। तो इसलिए राजस्थान में आपने जहां भी 26 किलोमीटर पढ़ा वो अकॉर्डिंग टू स्केल सही नहीं है, बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, यह आपको कई बार समझा चुका हूं, वापस मत पूछिए आप। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है बेरेन द्वीप और नारकोंडम। तो भारत के 2 ज्वालामुखी द्वीप है, बेरेन व नारकोंडम, दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक का नाम है बेरेन द्वीप और एक का नाम है नारकोंडम। नारकोंडम जो बेरेन द्वीप है यह पोर्ट ब्लेयर के लगभग पूर्व में है, लगभग 140 किलोमीटर, और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी? सक्रिय वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो नारकोंडम है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। दोनों की विशेषता यह है कि एक ऐसे ज्वालामुखी है जिससे लावा निकलता रहता है,
या कुछ समय रुक रुक कर निकलता है। और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी का अर्थ है कि निर्माण के समय फटी है, उसके बाद रह रह के फट रही है, कोई समय निश्चित नहीं है, सुसुप्त। और एक होती डेड वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी, जो केवल निर्माण के समय फटी, उसके बाद इसके न कोई फटने की संभावना है, मृत हो चुकी है, उसको कहते हैं डेड वोल्केनो। तो इसका सही आंसर होगा बेरेन व नारकोंडम। सही आंसर क्या है? बेरेन व नारकोंडम। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट है क्या? यह भारत का दक्षिणतम स्थान है। यह भारत का क्या है? दक्षिणतम स्थान है। संपूर्ण भूमि का, मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी है, दक्षिणतम स्थान है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब इसका अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिगमिलियन पॉइंट या उपयुक्त सभी। 11 नंबर का। तो कई का आंसर 1 नंबर आ रहा है, किसी का 2 नंबर आ रहा है, किसी का 3 नंबर। सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसे पिगमिलियन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के समीप जो भयंकर सुनामी आई थी, उसके कारण इस स्थान को काफी नुकसान हुआ था और यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, नॉर्थ पर। यह भारत की संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम स्थान है। नेक्स्ट बताइए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2, 2.4, 2.8, 3.2%। भारत एरिया, क्षेत्रफल, यह आपने यदि भारत से सामान्य जानकारी और भारत के भौतिक प्रदेश के कुल लगभग 10 वीडियो जो ऐप में अपलोड किए गए थे, उनसे ही क्वेश्चन बनाए गए और इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उसमें करवाए हुए हैं। तो क्षेत्रफल भारत का है वो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% और जनसंख्या है 17.5%। और जल पूछा जाए, यानी विश्व के कुल जल का भारत के पास जल है तो वो है लगभग 4%। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या है, एरिया कम है और जल जनसंख्या की अपेक्षा वो भी कम है। तो इसका सही आंसर होगा 2.4। जिसने भी दिया बिल्कुल सही है। यहां एक पॉइंट और क्लियर कर रहा हूं कि जो राजस्थान है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.24% भाग रखता है। कौन? राजस्थान। किसका? विश्व का। वो कैसे कि भारत विश्व का रखता है 2.4% और भारत का राजस्थान रखता है लगभग 1/10 यानी 10%। फिक्स है 10.41 लेकिन लगभग 10%। और यदि इसका 10% निकालूं, इतनी तो मैथ पढ़ रखी है आपने, इसका 10% निकालूं तो एक ये पॉइंट आगे चला जाएगा और हो जाएगा 0.24%। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग रखता है? 0.24%। किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ था, वो यहां से उसने दिमाग लगाकर ऑथेंटिक तरीके से निकाला। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,57,405, 32,68,000, 32,87,000, 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। बताइए। हंड्रेड क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे, इसलिए ईमानदारी के साथ सही आंसर दे, खुद का एनालिसिस करें और हो सके तो रजिस्टर पास लेकर बैठे और देखते रहे कि कौन सा ऐसे नंबर लगा ले 1 से 100 तक। और जैसे 5 नंबर सही है, 6 नंबर सही है, 7 नंबर सही है, 1-2 गलत भी होंगे, जैसे 8 नंबर रॉन्ग है, तो उनका फिर एनालिसिस कर ले। लास्ट में ये बता दे कि सर मेरे 100 में से आपके द्वारा ऐप में वीडियो थे वो पूरे देखे गए और लगभग 90 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 95 भी होंगे बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि मील में पूछा जाए तो इसमें 2.59 का भाग दे देना, 2.59 का, क्योंकि एक मील में होते लगभग 1600 1.6 किलोमीटर।
फिक्स पूछे तो 1.60943 ऐसे, लेकिन 1 पॉइंट है ये 1.6, तो इसका वर्ग कर दिया तो आ जाएगा 1.61 मान लेते हैं, और इसका वर्ग कर दिया तो आ गया 2.59। उसका भाग राजस्थान का भी पूछे, किसी का रटना नहीं वर्ग मील में, हमेशा ये 2.59 का क्या दे दो, भाग दे दो। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? जैसे राजस्थान में पूछा जाता प्राचीनतम तो अरावली है, वैसे ही भारत का कौन सा भूभाग है वो प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। 14 नंबर का सोच समझ कर दीजिए आंसर। राजस्थान का जो एरिया है वो एक वर्ग मील में है, तो आप 3,42,239 में 2.59 का भाग दे दो, लगभग 132-139 वर्ग मील आएगा। राजस्थान ज्योग्राफी में आपको कई बार करवाया है। वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है प्रायद्वीपीय पठार, ये बिल्कुल सही है। जब प्रायद्वीपीय पठार था उस समय ये भारत के तीनों भौतिक प्रदेश बने हुए नहीं थे। ये भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार, यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। बताओ आंसर। चाहे भारत पूछे चाहे राजस्थान पूछे, स्थिति ये होगी। देखो एक बार इस संदर्भ में स्थिति यहां पर होगी भारत की, ये है भारत यहां पर, इस प्रकार ये भारत की स्थिति है। तो अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देखो एक बार, ये जो भाग है ये तो अक्षांश की दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। देशांतर की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। सही आंसर इसका होगा 1 नंबर, उत्तरी और पूर्वी। जिसने भी दिया बिल्कुल सही है। अब यदि इसकी जगह होता राजस्थान किस गोलार्ध में है तो भी आंसर क्या होता, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि राजस्थान है वो भारत का एक प्रांत अर्थात राज्य है। नेक्स्ट, गारो, खासी व जैंतिया पहाड़ियां संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय का, पूर्वांचल की पहाड़ी, अराकोनियोमा का या प्रायद्वीपीय पठार का? आशा करता हूं सभी ने आंसर दे दिया होगा। किसी का सी आंसर आ रहा है, किसी का 2 नंबर आ रहा है, यहां कंफ्यूज होंगे और बिल्कुल होने भी चाहिए। देखो समझो एक बार, मेघालय राज्य में एक पठार है जिसे मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार कहते हैं। इन पर 3 जनजातियां रहती है, इसलिए इन पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है और यहीं पर मासिनराम और चेरापूंजी है। ओके, ये जो भाग है यह इस प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और ये जो भाग है यह अलग होता है मालदा भ्रंश द्वारा। किसके द्वारा? मालदा भ्रंश द्वारा।
अलग होता है। मालदा भ्रंश का दूसरा नाम है राजमहल गारो भ्रंश। राजमहल है वो झारखंड में है, इस तरफ यहां पहाड़ी है राजमहल, इधर ये है गारो, इसलिए इसका दूसरा नाम है राजमहल गारो। राजमहल गारो या मालदा भ्रंश। और ये मालदा भ्रंश है पश्चिमी बंगाल में। मालदा जिला भी आपने नाम खूब सुना होगा, पश्चिमी बंगाल में। तो ये किसका भाग है? सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का। जो मालदा भ्रंश के द्वारा इससे क्या होता है? अलग होता है। मालदा भ्रंश का निर्माण है वो गंगा नदी के द्वारा किया जाता है। सही आंसर है 4 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सोच कर दीजिए आंसर, सभी के सभी दे। हाँ जी, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जिसने भी दिया बिल्कुल सही है। तो पहला भारत है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, कथन सही है। भारत की आकृति वो चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, तो ये है वो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। और पहला स्थान है रूस का, लगभग 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर में है रूस। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? ज्वालामुखी की उत्पत्ति, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप की, जो भारत के 36 द्वीप है, लक्षद्वीप वास्तविक इसका अर्थ है लाख द्वीपों का समूह, लाख द्वीपों का समूह। लेकिन इसमें कुल द्वीप वास्तव में है 36 द्वीप है, और इन सभी द्वीपों का निर्माण प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, प्रवाल उत्पत्ति से। प्रवाल सागर में पाया जाने वाला एक सागरीय जीव है, जो सागरीय चबूतरों में यहाँ पर चूना पत्थर खाता और जम जाता है, और धीरे धीरे यह जलीय भाग के नीचे आने के कारण, चले जाने के कारण यह भाग ऊपर उठ जाता है, और उससे कहा जाता है प्रवाल। एक ऑस्ट्रेलिया में राज्य है क्वींसलैंड, उसके उत्तर पूर्व में एक प्रवाल भित्ति है जिसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये लगभग 1900 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है। और ये जो जीव है यह लगभग 21 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहता है और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करता है, सागर में। और इसके लिए एक सागर प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया के पास में, उसका नाम है कोरल सागर। कोरल सागर कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। क्लियर है? नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है, बताना है वो कहां स्थित है। तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है दक्षिणी अंडमान। मध्य जो अंडमान है, ध्यान रखना, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। और उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक चोटी है, सैडल पीक जिसकी बात करेंगे, सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर चोटी है। और दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान जो अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? एट प्रेजेंट की स्थिति बतानी है। कह सकता हूं कि, या कह दो जैसे अक्टूबर
नवंबर कह दो भले, अक्टूबर 2020 की कह देते हैं इसके अनुसार, अक्टूबर 2020 के अनुसार। हाँ, 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही आंसर इसका क्या है? वेरी गुड, 20 का सही आंसर है 4 नंबर, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो 29 राज्य थे पहले और 7 केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनते ही 9 हो गए। बाद में क्या हुआ, दादर व नागर हवेली को जोड़ दिए, दादर नागर हवेली व दमन दीव जोड़ दिए, जिसके फलस्वरूप कितने बन गए? 8। और एक राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया तो राज्य कितने हो गए? 28। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 29 थे, बिल्कुल कह रहा हूं ये तभी तो समझाया जिसने भी पूछा। 16वां प्रश्न वापस समझाएंगे आपको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरई तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। बताइए सही आंसर क्या है इसका? गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियां संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये मालदा भ्रंश के द्वारा अलग होते हैं, मेघालय राज्य में है। आगे कार्बी एंगलोंग का पठार है असम में, वो भी इसका भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। मालदा भ्रंश का ही दूसरा नाम है राजमहल गारो भ्रंश। तो ये 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 21 का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसने भी आंसर दिया सही है। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। बाकी सभी सही है। और झांसी में ही पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा मिलते हैं। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है? मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा झांसी। ये मध्य प्रदेश में नहीं, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, पटकोई की पहाड़ियां भारत को अलग करती, किस देश से अलग करती? चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? पटकोई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, अराकोन योमा, ये पर्वतमाला भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये जो देश है ये भारत से 1643 किलोमीटर सीमा लगाता है। पुराना नाम इसका बर्मा है। इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। ये पहले भारत का भिन्न हिस्सा था, बाद में इसे ये भारत से अलग हो गया। पटकोई बूम है वो म्यांमार और भारत के बीच। नेक्स्ट, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? एरिया तो है 2.4% और विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण भारतीय भूमि करती है? बताइए। नहीं, बर्मा की राजधानी रंगून नहीं है, नेपिदा है। बर्मा की म्यांमार की वर्तमान में राजधानी है नेपिदा, पुरानी राजधानी है रंगून। तो इसका सही आंसर क्या है? तो अभी आपको समझाया था, 17.5% जनसंख्या रखता भारत की। भारत वो विश्व की कुल जनसंख्या का, और एरिया है मात्र 2.4%। नेक्स्ट, केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड। बताइए। केसर उत्पादन के लिए कर्नाटक है वो चंदन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चंदन की जो लकड़ी है, विरपन का नाम आपने सुना ही होगा। विरपन चंदन का बड़ा तस्कर था विरपन। तो इसका सही आंसर क्या है? वेरी गुड, जम्मू कश्मीर। केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर है। केसर और सेब उत्पादन के लिए जो करेवा भू आकृतियां हैं जम्मू कश्मीर में वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है भाई। कौन सी लाइन है? जीरो लाइन है। और त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर डी है, त्रिपुरा। सही आंसर क्या है? त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। बताइए आंसर। तो भारत का एक राज्य है, यहां पर ये हो जाएगा नेपाल, यहां पर ये हो जाएगा भूटान, सेवन सिस्टर का ये भाग है नहीं, और यहां पर ये हो जाएगा चीन। और एक ही राज्य से सीमा लगाएगा और उस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल, और इस राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। इस राज्य का नाम है सिक्किम, राजधानी गंगटोक है इसकी, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो तीन ओर से तीन देशों, नेपाल से पश्चिम में, भूटान से पूर्व में और उत्तर में चीन से, और एक ही राज्य से सीमा रखेगा। किससे? पश्चिमी बंगाल से। अरुणाचल प्रदेश है, ये भूटान, चीन और म्यांमार तीन देशों से सीमा लगाएगा। मेघालय केवल बांग्लादेश से लगाएगा, केवल बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। और एक ही राज्य से मेघालय भी सीमा लगाएगा, असम से। तीन ओर से असम से घिरा हुआ है मेघालय। और पश्चिमी बंगाल है, वो भी बताया, तीन देशों से लगाएगा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। और सिक्किम की बात की गई। इस प्रकार ऐप में नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ऐप में वीडियो अपलोड किए हुए नोट्स समय के साथ मिलेंगे, और हर वीडियो के जो पीडीएफ है वो उसी के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण तट। बताइए। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो सम्मिलित है, और तमिलनाडु का पूरा भाग कन्याकुमारी तक। तो इसका सही आंसर क्या है? कोरोमंडल। मालाबार है वो केरल का तट है, मोनोजाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है, मानसून का प्रवेश द्वार है केरल और मालाबार तट। उत्तरी सरकार है ये ओडिशा और पश्चिमी बंगाल का तट है, महानदी के उत्तर वाला। और कोंकण है यह है गोवा से, दमन से गोवा तक का तट, दमन से गोवा, मुख्य रूप से महाराष्ट्र का कह दो। और कोरोमंडल है यह तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का। एक नंबर सही है। नेक्स्ट, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के मध्य सीमा रेखा है। 1893 में इस सीमा का निर्धारण किया गया। वैधानिक दृष्टि से 1896 में यह आ गई। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। बताइए 28 नंबर का आंसर दीजिए। क्या बात है। तो देखो समझना, ये जो डूरंड सीमा रेखा बनाई गई थी कब? 1893 में। किसके मध्य? तो ये तो बनाई गई थी भारत व अफगानिस्तान के मध्य, भारत व अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये बनाई गई, लेकिन पश्चिम में एक देश बन गया, भारत से अलग हो गया, और उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान। और अब अधिकांश सीमा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य रह गई। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा उसका भी नाम डूरंड सीमा रेखा है, लेकिन वो उसकी लंबाई है वर्तमान में मात्र 106 किलोमीटर। और भारत से सबसे कम सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। और भारत और
अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड सीमा रेखा, लेकिन लंबाई है मात्र 106 किलोमीटर। बाकी पूरी की पूरी ये सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। बढ़िया, समझ में आ गया? बिल्कुल ओके। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी किस राज्य के तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। यह भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व प्रदेश है। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल आरक्षित प्रदेश है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रदेश है मन्नार की खाड़ी। किस तट राज्य के तट के साथ है? बताइए। भारत और भूटान के बीच में कोई सीमा रेखा ही नहीं है, डूरंड सीमा रेखा। ऐसे कैसे? भूटान कैसे हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट के पास में मन्नार की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कोई पाक जल संधि जोड़ती है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी का सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? यानी जैसे ये हिमालय है, ये महान हिमालय है, फिर उसके बाद में ये मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद में ये कटा फटा शिवालिक हिमालय है। तो इनके सहारे जो भाग फैला हुआ है समतल, लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा ये जो भाग है, इनके सहारे इस प्रकार विस्तृत है, वो क्या कहलाता है? इसमें से आंसर देना। तराई, दून, खादर, भाबर। यह वह प्रदेश है, आपको बता दूं, जहां नदियां लुप्त होकर चलती है। जहां नदियां क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। जहां नदियां लुप्त होकर चलती है, क्योंकि यह कंकड़ पत्थर का प्रदेश है इसलिए। तो इसका सही आंसर होगा भाबर। सही आंसर क्या होगा? भाबर। खादर तो नवीन मिट्टी है। दून है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पश्चिम की घाटियां होती है, उनको दून कहते। पूर्व की घाटियां द्वार कहलाती है। और तराई है भाबर के बाद जहां नदियों का जल फैल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। ये है वो भाबर। ये है महान हिमालय, महान। ये है मध्य, मध्य कोई लघु कहते हैं। और यह है बाह्य हिमालय या शिवालिक, शिवालिक। क्लियर है? नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए आंसर। इसका तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो क्योंकि आप इसको भली भांति जानते हो। 31 का। तो 31 का सही आंसर क्या है? तो आपको बता दूं, राजस्थान का एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद में आ जाएगा उत्तर प्रदेश, लगभग 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें सही आंसर होगा 1 नंबर, ये है। और इनको क्रम भी ऐसे याद रखना है। देखो एक बार, ये तो बहुत इजी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, 1 2 3, चौथा उत्तर प्रदेश चला जाएगा, 3 ये है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा एरिया की दृष्टि से गोवा है, इसका एरिया 3,702 वर्ग किलोमीटर। दूसरा फिर है सिक्किम है, सिक्किम का एरिया 7,096 वर्ग किलोमीटर। तीसरा त्रिपुरा है और चौथा नागालैंड है। ये सबसे छोटे 4 राज्य हैं। तो इसमें सही आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। बताइए। हाँ, 3702 फिक्स है, बिल्कुल 3700 नहीं, 3,702 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही बताया आपको। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो आपको बता दूं कि
हिमालय का निर्माण अरावली की भांति हुआ है। जैसे ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने गति करी तब उसको बोलते प्लेटों की अभिसारी गति, और उसके फलस्वरूप पहले बना महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। इस प्रकार तो इस प्रकार जो पर्वत बनते हैं उनको बोला जाता है वल्लित पर्वत। क्या बोला जाएगा? वल्लित पर्वत। अरावली भी वल्लित पर्वत है, लेकिन अरावली प्राचीनतम वल्लित पर्वत है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है। ब्लॉक पर्वत भारत का एक ही है और उसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा। और वल्लित पर्वत जैसे हिमालय ये नवीन है, जैसे अरावली। हिमालय जैसे अरावली। अरावली। वल्लित का अर्थ क्या होता है? यह है वल्लित का अर्थ, जब प्लेटें एक दूसरे के सामने गति करके बीच वाले स्थल भाग को या जो भाग है वो अवसादी चट्टानों या उन चट्टानों को ऊपर उठा दे ऐसे, तो वो वल्लित पर्वत है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, नामचा बरुआ, नंदा देवी। दीजिए आंसर। भारत में विश्व का सबसे जो बड़ा ब्लॉक पर्वत है वो है सीरा नेवेदा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको बता दूं कि गॉडविन ऑस्टिन की हाइट है लगभग 8,611 मीटर। यह पाक अधिकृत प्रदेश में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह कराकोरम पर्वतमाला पर है। कराकोरम पर। कराकोरम पर। और नामचा बरुआ है, यह अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर है। नंदा देवी यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। और इसकी जो हाइट है ये लगभग 7,817 मीटर है। 7,817 मीटर है। कामेट है ये उत्तराखंड में है। ये कामेट है, बद्रीनाथ है, तिरछुल है, नंदा देवी है, ये सब उत्तराखंड की चोटियां हैं और नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान रखना, गॉडविन ऑस्टिन को ही कहते हैं K2। क्या कहते हैं? K2। कारण क्या है K2 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किस पर्वतमाला पर है? कराकोरम पर्वतमाला पर है। नाम गॉडविन ऑस्टिन ने खोज की, इसलिए नाम है गॉडविन ऑस्टिन। अब भारतीयों के लिए नाम थोड़ा हार्ड है, गॉडविन ऑस्टिन, और भारतीय लोग क्या है, जुगाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट चीज निकाल लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक के और दूसरा के, कितने के है? 2 के है, K2। तो इसका नाम यहां से निकल कर हो गया K2। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। बताइए आंसर सभी दीजिए। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है, माउंट एवरेस्ट। कोई दूसरा नाम है सागर माथा। कहा जाता है कि नेपाल में एक देवी है सागर माथा, और उस कारण इस चोटी को कहते हैं माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नेपाल में। और इसकी हाइट है 8,848 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल और चीन की सीमा पर है। अच्छा, कई कई जगह 8,850 मीटर भी लिखा हुआ, वो चीन द्वारा हाल ही में इसकी मापी गई ऊंचाई है, लेकिन आपको याद रखना 8,848 मीटर। किस देश में है? नेपाल में है। नेपाल है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है। राजधानी काठमांडू है। पुष्पमती और भगवती नदियों के संगम पर है, जहां सार्क का क्या है? मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल नेपाल में कहते हैं। नेक्स्ट, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है? K2 श्रेणी, कृष्णगिरी, सागरमाथा, राकापोसी। बताइए आंसर।
कृष्णगिरी है ये। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है? कृष्णगिरी। इसका पुराना नाम है कृष्णगिरी या काला पर्वत। काला गिरी यानी पर्वत, कृष्ण यानी काला, तो काला पर्वत। हमेशा शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार वो घुमाकर पूछ लेता है। इंग्लिश की ट्रांसलेट जब हिंदी में करते तब बहुत सारे शब्द चेंज हो जाते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ब्लू माउंटेन है किस देश में? नेपाल, भारत, भूटान, पाकिस्तान। तो जिसके भी ज्योग्राफी थी उसने भी कहा ये तो कभी नाम ही नहीं सुना ब्लू माउंटेन, भारत में तो है ही नहीं, सबसे पहले भारत काटा, जबकि नीलगिरी को इंग्लिश में ही बोलते हैं ऐसा, और उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका सही आंसर है कृष्णगिरी। नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन वो हिमालय पर नहीं है, वो तो है ट्रांस हिमालय में। किसमें है? ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय में भी वो कराकोरम पर्वतमाला पर है। लेकिन ये कह रहा है कि हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? बताइए आंसर। हाँ जी, तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा। हाइट है लगभग 8,597, कई जगह 98 मीटर भी मिलेगा, 97 पॉइंट समथिंग, इसलिए कोई 98 लिख देता है, कोई 97 लिख देता है मीटर। और ये हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत शासित प्रदेश में यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ध्यान रखना सिक्किम राज्य में है, और कंचनजंगा ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रदेश भी है, और कंचनजंगा है यह यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है, जो इसका बायोस्फीयर रिजर्व प्रदेश है वो। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये एक मोड़दार यानी वलित पर्वत, वलित को ही बोलते हैं मोड़दार। ये एक अवशिष्ट जैसे अरावली है, नहीं जी। तो ये एक भ्रंश कगार है। जैसे ये एक पर्वत नहीं है, जब भारत है वो अफ्रीका से अलग हुआ तब ये जो भाग है, जैसे ये भाग है, ये भाग ऐसे अलग हो गया अफ्रीका से, और कुछ भाग अरब सागर में जलमग्न हो गया, और इस प्रकार खड़ा भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग है, तो यह एक कगार है, ये भ्रंश कगार है। सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? यह अल्पाइन घास के मैदान है, जो लगभग 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई के आसपास मिलते हैं। अल्पाइन घास मैदान है। इनको बताना है जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं। मर्ग, बुग्याल, प्यार या दुआर? तो आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में इसको इनमें कहा जाता है मर्ग, जैसे सोनमर्ग व गुलमर्ग, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग, गुलमर्ग। बुग्याल या प्यार कहा जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और दुआर है ये घाटियां हैं पश्चिमी बंगाल, सॉरी दार्जिलिंग और सिक्किम में, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और सिक्किम में, जो चाय उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। तो ये इस प्रकार, तो इसका सही आंसर होगा मर्ग, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस, इंडो बर्मा, शिवालिक या गोदावरी? किस भूसन्नति से हुई? भूसन्नति क्या होती है वो समझाता हूं, पहले इसका आप आंसर दीजिए सभी। भूसन्नति क्या होती है? दो स्थल भागों के बीच में कोई गहरा इस प्रकार भाग बन जाए, कालांतर में ये नदियों के द्वारा अवसाद से भरा जाए इस प्रकार, और फिर ये जब अवसाद से पूरा भाग भर जाए, अब ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भर गया, हजारों करोड़ों वर्ष में ऐसा होगा, एक दिन में नहीं होगा ऐसा। और फिर ये प्लेटें एक दूसरे के सामने गति करें, यानी अभिसारी गति करें,
तो बीच वाला जो भाग है ये ऊपर उठ जाएगा ऐसे, जैसे मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये इसका सही आंसर क्या है? 33 भूसन्नति। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की यानी या कह दो दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। बताइए आंसर। अन्नायमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान से देखो क्या लिखा है, अन्नामलाई। ये एक पर्वतमाला है। कहां पर है ये? तो ये है केरल और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ओके, इस पर्वतमाला पर एक चोटी है, इस चोटी का नाम है अन्नामुड़ी या अन्नायमुड़ी, अन्नामुड़ी। और इसकी हाइट है 2695 मीटर। ये किस राज्य में है? तो ये है केरल राज्य में है, इडुक्की जिले में है, केरल में है ये। और यह प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर, अन्नायमुड़ी या अन्नामुड़ी। किस पर्वतमाला पर है? अन्नामलाई पर है। अन्नामलाई पर्वतमाला किन राज्यों में है? केरल और तमिलनाडु में है। और ये जो अन्नामुड़ी चोटी है ये इनमें से किस राज्य में है? केरल में है। किस जिले में है? तो इडुक्की जिले में है। इडुक्की परियोजना है केरल में, वो इडुक्की जिला। तो ध्यान रखना, इसका 1 नंबर सही होगा, अन्नायमुड़ी। डोडा बेटा है, ये दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये नीलगिरी पर्वतमाला पर है। और इसकी जो हाइट है वो है 2636 मीटर। 36 पॉइंट समथिंग है, इसलिए कई जगह 2637 मीटर भी मिल जाएगा। 2 बेटे हैं, 26 और 36, किसके? नीलगिरी के। तो नीलगिरी पर डोडा बेटा, अन्नायमुड़ी है वो अन्नामलाई पर है। महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट में है, एक चोटी 1501 मीटर इसकी हाइट है। और नीलगिरी है ये एक पर्वतमाला है जिस पर डोडा बेटा चोटी है। क्लियर है? नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। छोटा नागपुर पठार प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो ये तो महाबलेश्वर है, ये महाराष्ट्र में है। पंचमढ़ी और धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। और पारसनाथ है, यह है इसकी सबसे ऊंची चोटी और इसकी हाइट है लगभग 1365 मीटर। और यह पारसनाथ जो चोटी है ये छोटा नागपुर पठार कह दो या फिर कह दो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड। छोटा नागपुर पठार है यह भारत में खनिजों का अजायब घर कहलाता है। खनिजों का क्या कहलाता है? खनिजों का अजायब घर। राज्य पूछे तो राजस्थान, अजायब घर। और यहीं से दामोदर नदी निकलती है जिसकी घाटी भारत में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर इसके दक्षिण में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जहां स्थापना की गई। छोटा नागपुर पठार है, यहां पर मानसून पूर्व की वर्षा होती जिसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बताना है आपको कि पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलन स्थल है, यानी जहां दोनों मिलती है वहां पर कौन सा स्थान है? जैसे ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों जहां मिलते हैं वहां पर जो पहाड़ियां हैं इस प्रकार, इनको कहा जाता है नीलगिरी। क्या कहा जाता है? नीलगिरी। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन प्रदेश में है। ढूंढते हैं ऑप्शन में, कहां है? ये रही नीलगिरी। यह भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। दक्षिणी भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इन पहाड़ियों पर एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है टोडो जनजाति या टोडा जनजाति। पशु तुल्य जीवन यापन करती है और यहां पर एक स्थान है ऊटक मंडक या ऊंटी।
जो दक्षिणी भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल है ऊटी। नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिणी भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्यन रेंज में, इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर आंसर दीजिए। जब पिछले क्वेश्चन या उससे पिछले की व्याख्या कर रहा था तब आपको बताया गया था। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो बता दूं धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा पर है, और सतपुड़ा में भी महादेव हिल्स पर है, महादेव हिल्स पर है। और महादेव हिल्स पर ये जो चोटी है यह कौन सी, धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट है 1350 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सतपुड़ा रेंज में है धूपगढ़। किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है, नीलगिरी, कार्डमम, पालनी, अन्नामलाई। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियां हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है नीलगिरी, ये रही नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। पालनी की पहाड़ियां, ये पूर्वी घाट का भाग है पालनी की पहाड़ियां। फिर उसके बाद में है अन्नामलाई, ये रही अन्नामलाई, और ये रही कार्डोमम, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत। तो सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी है, तो सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां है कार्डोमम। कार्डोमम का अर्थ है इलायची की पहाड़ियां, इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केरल और तमिलनाडु के प्रदेश में विस्तृत है, केरल व तमिलनाडु में। भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं कार्डोमम की पहाड़ियां। बिल्कुल 44 में जिसने भी 3 नंबर आंसर दिया सही है, 2 नंबर जिसने भी दिया वो सही है, कार्डोमम की पहाड़ियां। नेक्स्ट, नर्मदा व तापी नदियों के मध्य स्थित है अरावली, सतपुड़ा, राजमहल, विंध्यन पहाड़ियां या विंध्य पहाड़ियां। किनके मध्य है, नर्मदा, ये नदी है, इसका नाम है नर्मदा। ये एक नदी है बैतूल के पठार से निकलती है तापी, ये है नर्मदा, ये है तापी। ओके, यहां एक पहाड़ी विस्तृत है इसके उत्तर में नर्मदा की, इसका नाम है विंध्यन। और एक नर्मदा नदी है वो 2 पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य। तो नर्मदा व तापी नदियों के मध्य पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी को मिल गया होगा, सतपुड़ा। सही आंसर क्या है, सतपुड़ा। राजमहल तो पहाड़ियां, तो राजमहल तो कहां है, राजमहल है झारखंड में। अरे भाई झारखंड में तो ये दोनों नदियां जाती नहीं है, बीच में से कहां से पकड़ के लाओगे इस पहाड़ी को। ये तो राजमहल गारो भ्रंश अभी करवाया था आपको। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, नर्मदा पर, जबलपुर के समीप। धुआंधार, या इसी को कहते कपिल धारा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है, शिपकिला, जोजिला, नाथुला और जलेपला। या स्थित दर्रा है, स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। कौन सा है वो बताना है आपको, इनमें से नहीं है कौन सा वो बताना है। तो शिपकिला कहां है, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला कहां है, जम्मू कश्मीर में है। नाथुला कहां पर है, नाथुला और जलेपला दोनों सिक्किम में है, सिक्किम में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 1 नंबर शिपकिला। जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती, हिमाचल प्रदेश में 3 ही दर्रे प्रसिद्ध, और तीनों के तीनों याद रखने ही रखने हैं, शिपकिला, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा। ये वही रोहतांग दर्रा है जिसके पास में ही अटल सुरंग बन रही है क्या अटल सुरंग बन चुकी है, जिसका 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन भी हो गया। गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है बताइए,
गिरनार, खूब सुना है आपने नाम। और यहीं पर एक अभ्यारण्य बनता है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और ये भारत का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। और ये जो अभ्यारण्य है यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बब्बर शेर के लिए सबसे ज्यादा यहीं पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। तो ये गिर अभ्यारण्य पहाड़ियां, गिरनार पहाड़ियां कहां पर है? गुजरात में है। इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? यानी या कह दो इस प्रकार की जवाहर सुरंग है वो किस प्राकृतिक दर्रे से होकर गुजरती है? पीर पंजाल, बुंदिल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा। जवाहर सुरंग है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो शिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल है ये जम्मू कश्मीर में है, और बनियाल भी जम्मू कश्मीर में है, और दोनों पीर पंजाल पर्वतमाला में है। पीर पंजाल जो मध्य हिमालय का भाग है इसमें है, और इसमें से एक दर्रा है बनिहाल जिससे जवाहर सुरंग गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सुरंग और दर्रा याद रखना, बनिहाल दर्रा। सही आंसर है इसमें 3 नंबर। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। बताइए आंसर। जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तरी अंडमान पर है। किस अंडमान पर है? उत्तरी अंडमान पर है। ये उत्तरी, ये सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, इसमें से ये उत्तरी अंडमान पर है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। यहां पर एक चोटी है उत्तरी अंडमान पर और इस चोटी का नाम है सैडल पीक। बिल्कुल 1 नंबर सही है, वेरी गुड। और हाइट है 730 मीटर। कई जगह 732 मीटर भी लिखा हुआ है, कई जगह 738 मीटर भी है, लगभग 730 मीटर इसकी हाइट है। नाम है सैडल पीक। और ये किस अंडमान निकोबार में भी किस पर है? उत्तरी अंडमान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पीपली घाट। कितना प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान के जो विद्यार्थी है वो इसका 100% सही आंसर देंगे। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? पीक का अर्थ होता है चोटी। सेलुलर जो जेल है वो दक्षिणी अंडमान पर है, पोर्ट ब्लेयर के समीप, जहां पर काले पानी की सजा दी जाती थी। क्या बात है। जिसने भी आंसर दिया है पीपली घाट, ये सही है। ये पीपली घाट तो अरावली में है। अरावली में सुरा घाट, अरनिया, झीलवाड़ा, पीपली घाट ये सब मध्य अरावली के दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है ये पश्चिमी घाट में है, यानी सह्याद्री में है। जो पहले सबसे पहले आएगा, देखो क्रम भी बता रहा हूं चारों का। थाल घाट सबसे पहले, थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट और फिर सिनकोटा। ये 4 दर्रे याद रखने ही रखने, 1, 2, 3 और 4। इसका नाम है थाल घाट, इसका नाम है भोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में है। ये पाल घाट ये केरल में है, और ये सिनकोटा इसके दक्षिण में है, सिनकोटा। ये 4 दर्रे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थाल घाट और भोर घाट है महाराष्ट्र में और ये है केरल में। अब आपको ये बता दूं कि थाल घाट है, ये जो थाल घाट है ये तो जोड़ता है, यहां पर एक शहर है मुंबई, यहां पर एक शहर है नासिक, और यहां है पुणे, पुणे और नासिक। तो ये तो मुंबई है, मुंबई। तो थाल घाट है ये मुंबई को नासिक से,
मुंबई को पुणे से भोर घाट जोड़ता है और दोनों महाराष्ट्र में है। तो पीपली घाट है, ये कहां पर है? अरावली में है, अजमेर के भाग में। नेक्स्ट, तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यह दर्रा, तुज्जू दर्रा। दीजिए सभी सोच समझ कर आंसर। तो ये भारत और म्यांमार के मध्य है और उनके बीच में व्यापार का मार्ग है तुज्जू दर्रा से। किस राज्य में है? तो यह मणिपुर राज्य में है, मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील के पूर्व में है ये मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लांपिया धुर्रा दर्रे से या बाड़ा होती दर्रे से। उत्तराखंड में प्रसिद्ध दर्रे हैं मानाला, नितिला, लिपुलेख, फिर उसके बाद में लिपुलेख के बाद मानाला, निथागला, फिर और मुलिंगला। ये 5 दर्रे हैं उत्तराखंड में और इसमें से एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है। कैलाश और मानसरोवर है ये तिब्बत के पठार पर है और भारत के पवित्र प्रदेश है। कैलाश पर्वतमाला है जहां पर कहा जाता है शिवजी ने तपस्या की थी, शिवजी की जो तपोभूमि वो, और उसके पास एक पवित्र झील है मानसरोवर जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है और इस मानसरोवर झील में बोखरचू ग्लेशियर से जल प्राप्त होता है। तो सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट, खैबर दर्रा कहां है? तो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान में है भाई, भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वतमाला में। और यहां पर जो पश्चिमोत्तर भारत में जो आक्रमण हुआ करते थे वो इस दर्रे से हुआ करते थे, खैबर दर्रे से। कहा जाता है कि भारतीय भूमि है वो आर्यों की उत्पत्ति है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं आर्य वो भारत के बाहर से आए, तो कहा जाता है उन्होंने खैबर दर्रे से भारतीय भूमि में प्रवेश किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, मतलब कितने भौतिक प्रदेश है भारत की? भौतिक प्रदेश है, वैधानिक रूप से कितने भौतिक प्रदेश है भारत की वो बताने हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर, वेरी गुड। 4 भौतिक प्रदेश है भारत के। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, ये भारत के 4 भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी और डल झील का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो ये है महान हिमालय और ये है मध्य हिमालय, ये महान और ये मध्य। मध्य हिमालय का जो ये भाग है इसका नाम है पीर पंजाल। और इनके मध्य जो घाटी है वो कश्मीर घाटी है, डल झील है। तो ये कश्मीर घाटी है, महान हिमालय और मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय ऑप्शन आपको कहीं दिख नहीं रहा है, मध्य हिमालय की जगह क्या मिल रहा है? पीर पंजाल, क्योंकि मध्य हिमालय वो कट्टा फटा है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत उसकी श्रृंखलाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। 2 नंबर, 1 नंबर नहीं, जिसने भी दिया लद्दाख व जास्कर के मध्य नहीं है। नेक्स्ट, हिमाचल पर्यायवाची है महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का? बताइए कौन हिमाचल पर्यायवाची किसका है? महान हिमालय का, मध्य का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का? तो मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय कहते हैं, या इसी को कहते हैं लघु हिमालय। सही आंसर इसका होगा 2 नंबर। नेक्स्ट, कार्डोमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, अभी आपको यह समझाया गया था। तो इसका सही आंसर है केरल व तमिलनाडु। और ये पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं कार्डोमम की पहाड़ियां। सही आंसर क्या है इसका? 3 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
गडजात पहाड़ियां ओडिशा, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र, नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु। आपको बताया था कि जैसे यह प्रायद्वीपीय भारत है तो यहां पर इस प्रकार एराकोंडा, नल्लीमल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, शेवराय की पहाड़ियां, जावेदी की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां और कोडाई कनाल की पहाड़ियां, ये प्रदेश पूर्वी घाट के भाग है। तो ये पर यहां पर नल्ला मलाई और शेवराय की पहाड़ियां आ गई। गडजात की पहाड़ियां ओडिशा में है, बिल्कुल सही है। मांडव की पहाड़ियां गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। जिसने भी सी दिया आंसर वो गलत है। नेक्स्ट, नेलांग घाटी व फूलों वाली घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। हालांकि ये अब यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी है। बताइए 59 का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। नेलांग घाटी और फूलों वाली घाटी, नंदा देवी व फूलों वाली घाटी भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो 7 प्राकृतिक धरोहर है उसमें से एक है नंदा देवी व फूलों वाली घाटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों में से किसके होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल दर्रा। कहां ले जाने का? तो लेह और श्रीनगर को, ये जैसे है श्रीनगर और ये है लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और ये जिस दर्रे से होकर जाता है वो है जोजिला दर्रा। सही आंसर क्या है? जोजिला दर्रा। ये जास्कर पर्वतमाला में है जिसका निर्माण सिंधु नदी करती है। तो 1 नंबर सही है। शिपकिला है ये हिमाचल प्रदेश में है, चुम्बी घाटी है ये सिक्किम में है और बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है, जहां पर पीर पंजाल पर्वतमाला में। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर क्रीक और कार क्रीक किन 2 देशों के मध्य विवादित स्थान है? सर क्रीक और कार क्रीक। बताइए आंसर। भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत बांग्लादेश। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान। सर क्रीक है, कार क्रीक है, निवेशिका है ये, कच्छ के रण का भाग है कार क्रीक, सर क्रीक। जम्मू कश्मीर का जो भाग है वो, और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा ये सीमा का निर्धारण चाहता है पाकिस्तान। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित स्थान है। नेक्स्ट, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, नाम है पांडुचेरी, वो 3 राज्यों में है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए नए किए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। यनम है वो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल है वो तमिलनाडु में है, माई है वो केरल में है। कौन सा कूट इनमें से सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। बताइए आंसर। तो यनम है ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कराईकल है वो तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। पांडुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में है। और माय है ये केरल में है। तो उपयुक्त सभी यानी तीनों। और माय भारत का सबसे छोटा जिला है। भारत का मात्र 9 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। भारत का सबसे छोटा जिला है, छोटा जिला है। और पांडुचेरी का एक जिला है और केरल के तटीय प्रदेश में स्थित है। और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भाग है, भारत का सबसे छोटा जिला है। तो सही आंसर 4 नंबर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? बताना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी रखते हैं और समुद्री सीमा भी रखते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है लेकिन समुद्री सीमा नहीं रखता। गुजरात अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है पाकिस्तान से और समुद्री सीमा भी रखता है। मिजोरम म्यांमार से सीमा रखता है
लेकिन जो तटीय सीमा वो नहीं रखता। पश्चिमी बंगाल है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है और सागरीय सीमा यानी तटीय सीमा भी रखता है। 2 और 4 ढूंढते हैं, कहीं है क्या? 2 और 4 सही आंसर है, केवल 2 और 4। क्या बात है, 4 नंबर सही है। आप तो मेरे से भी तेज आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। मतलब ये कह रहा है कि भारत जैसे ही अफ्रीका से अलग हुआ तो ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगा। ठीक है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। ये तो मैंने अभी आपको समझाया था। तो इसमें 1 नंबर जो कथन है ये पूर्ण रूप से गलत है। भारत का अलग होने के बाद उत्तर पूर्व की ओर गति की थी इसने, उत्तर पूर्व की ओर वेगनर के सिद्धांत के अनुसार, और ये बात सही है। तो इसमें केवल 2 नंबर सही होगा, 2 नंबर। डी नहीं होगा, न तो 1 और न 2 नहीं। भारतीय प्लेट यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप ही हिमालय पर्वत का विकास हुआ। अभी आपको समझाया था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण 33 महासागर भूसन्नति में जिस अवसाद का जमा हुआ था उसको ऊपर उठाया गया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेमिस हाई निम्न में से स्थित है। भारत का जो सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ये लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ये। और जो ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये सबसे ऊंचा भी है, 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पर है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। ये लद्दाख में है, शीत मरुस्थल में है ये हेमिस हाई, और भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। नेक्स्ट, अटल सुरंग जोड़ती है, हाल ही में चर्चित है और इसका उद्घाटन है वो किया गया 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया गया। लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी है और विश्व की सबसे ऊंची राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सुरंग है जो किसको जोड़ेगी? मनाली को लेह से जोड़ेगी। ये 1 नंबर सही है। ये कहां पर है? तो ये रोहतांग दर्रे के पास है, रोहतांग दर्रे के नीचे या समीप, दर्रे के समीप है। किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, प्रदेश में। ये कुछ पॉइंट याद रखना। उद्घाटन कब किया गया? किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। अटल सुरंग याद रह जाएगा, ए सही है बिल्कुल, मनाली को लेह से जोड़ेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय? दीजिए आंसर 67 का। हाँ, नेट खत्म होने वाला है, बात तो सही आपकी। समय भी इतना पूरे दिन यूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वृद्ध हिमालय या महान हिमालय। 2 नंबर सही है। जो महान हिमालय, सी लघु हिमालय या मध्य हिमालय गलत है। ये ही इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां लाया गया कि ये ध्यान रखना, जैसे महान हिमालय का निर्माण हुआ तब उत्तर में था तिब्बत का पठार, ये तो ऑलरेडी बना हुआ था तिब्बत पठार, और दक्षिण में था प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, और इनके मध्य सबसे पहले बना महान हिमालय। इनके मध्य सबसे पहले बना महान हिमालय, या इसी को कहते हैं हिमाद्री हिमालय, या इसी को कहते हैं ग्रेट हिमालय, या इसी को कहते हैं आंतरिक हिमालय। आंतरिक का अर्थ यहां ये नहीं है
कि महान हिमालय और शिवालिक के बीच में सर मध्य हिमालय, वो आंतरिक हिमालय होना चाहिए। बात सही है, लेकिन ये नाम पहले दे दिया गया कब कि भाई तिब्बत के पठार और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में आंतरिक बन गया कौन, महान हिमालय। ये सबसे पहले बना इयोसीन काल में, फिर मध्य हिमालय बना मायोसीन काल में, और फिर शिवालिक बना फिर प्लायोसीन काल में। तो इस कारण इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, महान हिमालय आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है कौन, महान हिमालय। बिल्कुल सही बात है, यह बहुत कम कटा फटा है, सबसे ऊंचा है, हाइट है औसत ऊंचाई 6100 मीटर। हिमालय के इस भाग को की जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। क्रोड का अर्थ होता है जैसे ये हिमालय है तो जो इसका भाग ये है, ये भाग है, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये ग्रेनाइट से ही बना हुआ है। नेक्स्ट, इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ परत पूरी तरह पिघल जाती है। महान हिमालय कोई दूसरा नाम है हिमाद्री हिमालय, और इसके ऊपरी भाग में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। और इसने यहाँ मिस्टेक कर दी कि गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ पिघल जाती है, नहीं जी, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए 3 नंबर इसका गलत है। तो इसमें सही आंसर होगा 1 और 2, 1 नंबर सही होगा 68 में। क्या बात है, जिसने भी 1 नंबर आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है, यानी ग्रेट हिमालय पर है। माउंट एवरेस्ट, K2, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बरुआ। बताइए 69 का। हाँ जी, तो इसका सही आंसर क्या है कि K2 तो है कराकोरम पर, ये तो हो नहीं सकती। माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है, ये पर्वत चोटी है, और नामचा बरुआ। महान हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक है। खूब सारी चोटियां जिसमें 1, 3, 4 और 5 इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर नहीं होगा, तो 2 नंबर इसमें है, इसमें है 1, 3, 4 और 5, सही आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट, नैनीताल मसूरी, नैनीताल मसूरी डलहौजी प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल स्थित है। तो जैसे ऐसे ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। शिवालिक की ऊंचाई कम है, इसलिए अरावली के औसत ऊंचाई से थोड़ी ज्यादा है। मध्य की बिल्कुल एक मीडियम ऊंचाई, और महान तो बहुत ज्यादा ऊंचा है जिसके ऊपरी भाग में सदा बर्फ पाई जाती है। तो मध्य हिमालय पर अंग्रेजों ने कई स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल बनाए, जैसे नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, धर्मशाला, दार्जिलिंग। तो इस प्रकार वो किस हिमालय पर है, तो वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर है। सही आंसर है 4 नंबर। ट्रांस हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय में कहां से होंगे। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। अभी बात की गई थी इसकी। कश्मीर घाटी और जो डल झील है वो वृद्ध हिमालय यानी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। कश्मीर घाटी करेवा भुआ करतियां हैं, झेलम नदी यहां से प्रवाहित होती है। डल झील है, वुलर झील और डल झील जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें हैं, और ये पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसका जल है वो वर्ष के कुछ महीनों में जमा रहता है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए। कौन सी झील, डल झील। नेक्स्ट, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव क्या कहा जाता है, बताइए। 72। तो यहां पर मोटे निक्षेप व दूसरे पदार्थों का हिमनद और चिकनी मिट्टी का जमाव है, झीलीय निक्षेप है ज्यादातर, वो कहलाता करेवा। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। ये भू आकृतियां हैं, ये है क्या, तो ये भू आकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं, क्या है, भू आकृतियां हैं। नेक्स्ट, द्वार स्थलाकृतियां कहां पाई जाती है।
दुआर स्थलाकृतियां हैं वो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये मंद ढाल वाली स्थलाकृतियां हैं, घाटियां हैं कह सकते हो, और यह है दार्जिलिंग और सिक्किम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चाय उत्पादन के लिए। कहां पर है ये? तो ये दार्जिलिंग और सिक्किम में, यानी हिमालय के घाटियों प्रदेश का भाग है। हाँ, करेवा केसर उत्पादन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। अभी आपको बताया था केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हिमालय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी सुमिलित नहीं है? सोचकर बताइए आंसर। हिमालय प्रदेश में जो निवास करती है उनमें से लेप्चा सिक्किम, भोटिया झारखंड, डफला अरुणाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। तो जो भोटिया है ये उत्तराखंड में निवास करती है। जो बुग्याल जो घास के मैदान है वहां पर अपने पशु चारण का काम करती है उन प्रदेशों में। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, ये भोटिया झारखंड में नहीं, ये कहां निवास करती है? उत्तराखंड में करती है। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनीति गर्त है, मतलब कि जैसे हिमालय का इधर निर्माण हो गया और इधर प्रायद्वीपीय पठार था, इस प्रकार ऐसे, तो ये एक गर्त के रूप में था। कथन बिल्कुल सही है। ये मैदान लेटेराइट मिट्टी से बना है। नहीं जी, यहां पर कौन सी मिट्टी है? यहां जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी इस प्रदेश में यहां नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? केवल 1 नंबर, केवल 1 नंबर कथन सही है उत्तरी मैदान के संदर्भ में। नेक्स्ट, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, गंगा सिंधु व ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। उत्तरी मैदान की बात की है तो नर्मदा तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इसमें यहां एक नदी को छोड़ दिया, यहां भी एक सही आंसर है गंगा सिंधु व ब्रह्मपुत्र। 76 का होगा सी, 3 नंबर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है और किस राज्य में है? तो ये जो द्वीप है ये एक जिला भी है उस राज्य का, असम में है, ये असम में है। यह असम का 35वां जिला है। ये भारत का एकमात्र नदीय जिला है और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली। 2 नंबर है 77 का। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तराई प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये सारे जो पॉइंट है ये आपके रीट एग्जाम में, पटवार में, कांस्टेबल के सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, सभी के सिलेबस में है और भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित सारे क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर देखते हैं। ये क्षेत्र बाबर के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। इस प्रदेश में बाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती है, बिल्कुल सही है, और फिर इनका जल फैल जाता है। दूधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दूधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल तराई प्रदेश में है ये दूधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों कथन क्या है? सही है, ये तराई के संदर्भ में। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा का निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? उत्तर पश्चिम में दिल्ली व कटक है, बिल्कुल दिल्ली कटक है, अरावली के सहारे जो विस्तृत है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियां हैं जो झारखंड में है। पश्चिम में महादेव श्रेणी है, ये तो मध्य में है, महादेव श्रेणी मध्य प्रदेश में है जहां पर धूपगढ़ चोटी की थी, सतपुड़ा का भाग है ये तो। दक्षिण में कार्डोमम है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम में, पश्चिमी घाट है, महादेव श्रेणी नहीं है, महादेव श्रेणी नहीं है। 79 में 3 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन लो जी। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेप है नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृतियां, काली मृदा से युक्त पठारी प्रदेश, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा,
यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियां, तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी से युक्त, क्योंकि कैसी चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें हैं, और बेसाल्ट चट्टानों से कैसी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है, जिसको कहा जाता है वट्टी सोल या चरनोज मिट्टी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो 80 नंबर में सही आंसर होगा 2 नंबर। 4 नंबर क्यों होगा, यहां पाई जाने वाली चौड़ी घाटियों को थोड़ी कहते दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है, सीढ़ीदार, यानी दक्कन का पठार है, और दक्कन का जो पठार है वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे लावा के दरारी उद्गार से इस पठार का निर्माण हुआ, इसलिए इसको बोलते दक्कन ट्रैप, जिसका उत्तरी भाग मालवा पठार है और जिसका उत्तरी भाग है वो हड़ौती का पठार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? सही है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की ओर घटती जाती, उत्तर से दक्षिण। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, बिल्कुल सही है। चाहे आप गोदावरी को देखो, कावेरी को देखो, कृष्णा को देखो, तुंगभद्रा को देखो, भीमा को देखो, सब नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, और यहाँ से जुआरी है, मांडवी है, शरावती नदियां हैं, उनका भी उद्गम पश्चिमी घाट सतत है तथा उनमें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये दर्रे यहाँ पश्चिमी घाट में है, लेकिन पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में, उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं है, बढ़ती है, क्योंकि दक्षिण में ऊंचाई अधिक है और उत्तर में ऊंचाई है वो कम है। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है वो आपको कम से कम आधे घंटे तक समझाया गया है, और वहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इस बार भी पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर व दक्षिण में संकीर्ण है। मध्य में चौड़े नहीं जी, मध्य में है वो संकीर्ण है, उत्तर और दक्षिण में क्या है, चौड़े है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, सही बात है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ये तो सही है। जैसे नर्मदा है, तापी है, शरावती है, जुआरी है, मांडवी है, पेरियार है, भरतपूजा, ये नदियां डेल्टा कहां बनाती है, नहीं बनाती। तो 2 भी सही है और 3 भी सही है, 1 नंबर गलत है। इसका भी आंसर होगा 2 और 3। 82 का सही आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? पश्चिमी तटीय प्रदेश में, बताइए सोच समझकर। (83) में पाराद्वीप, ये तो पूर्वी तट पर है, इसने तो पश्चिमी तट पूछा है। मुंबई सही है, मैंगलोर बिल्कुल सही है, कर्नाटक में है। मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम ये भी पूर्वी तट पर है, कांडला पश्चिमी तट पर है। तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 कहीं मिल रहे हैं, ये रहे 2, 3 और 5। इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब पढ़ने वाले विद्यार्थी को बहुत ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं, क्योंकि नदियां यहां पर अवसाद लेकर आती है, तट को और चौड़ा करती रहती है। पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहां पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है, बिल्कुल सही है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। महानदी का डेल्टा, जैसे पूर्वी तटीय मैदान पर पतनों पर व पोताश्चर्य का विकास करना मुश्किल होता है, बिल्कुल। नदियां गाद जमा कर देती, जिससे जहाज आसानी से तट पर नहीं आ सकते। तो तीनों कथन क्या है, सही है, उपयुक्त तीनों सही है। किसके संदर्भ में, पूर्वी तट के संदर्भ में। 84 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पर्णपाती वन, पतझड़ वन नहीं जी, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, कांटेदार वन, ये तो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये भारत में हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भारत के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है भारत में, और जिनका सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व है।
और अंडमान निकोबार में पाए जाते सदाबहार वन। और भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य 9 अंडमान निकोबार में है और 9 ही मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा 95 वन्य जीव अभ्यारण्य भी अंडमान निकोबार में है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। और इसका जो तटीय प्रदेश है वहां थोड़ी बहुत जो वनस्पति है वो मैंग्रोव है। मैंग्रोव वनस्पति भारत में सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में है, 43% है कुल मैंग्रोव वनस्पति का, लेकिन इसके भी तटीय प्रदेश में है। नेक्स्ट, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में ये किस जगह पर स्थित है? कितना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में, न्यू मोर द्वीप समूह में, भारत व श्रीलंका के बीच। 86। तो इसका सही आंसर क्या है? तो लक्षद्वीप में एक द्वीप है पीटली, प्रवाल निर्मित इस द्वीप पर जनसंख्या नहीं रहती, लेकिन यहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। जैसे केवलादेव एक पक्षी अभ्यारण्य है, वैसे ही ये पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। 3 बीघा क्षेत्र किनके मध्य विवादित है? भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। 87 का। हाँ, स्पीड थोड़ी कोशिश कर रहा हूं तेज रखने की, बिल्कुल आपके नेट की समस्या है, उसकी भावनाओं को समझते हुए भी। तो इसका सही आंसर है भारत व बांग्लादेश। तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है, देखो जो काला पानी है, जो ये प्रदेश है वो भारत और नेपाल के बीच विवादित है। जैसे गलवान घाटी और पेंगोसो झील है वो भारत और श्रीलंका के बीच में हाल ही में खूब चर्चा में रही। जैसे जो डोकलाम विवाद है वो मूल रूप से भूटान का प्रदेश है, लेकिन भारत और चीन के बीच विवादित रहा। तो इसमें सही आंसर है भारत व बांग्लादेश। नेक्स्ट, ब्रिक्स में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ये एक संगठन है ब्रिक्स, इस संगठन का नाम है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 देश है, 5 देश है। अंतिम जुड़ा उसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। 2009 में ये बना संगठन और 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया इसमें। और इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है? अर्जेंटीना नहीं है। ये ब्राजील का पड़ोसी देश है। जितना भारत का अच्छा मित्र देश पाकिस्तान है, उतना ही ब्राजील का अर्जेंटीना है। समझ गए होंगे आप। और अर्जेंटीना इस ब्रिक्स सम्मेलन में सम्मिलित नहीं है। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है और यह दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? ये जो भारत का उस समय 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में तो 28 ही राज्य है। बना कब है? तो 2 जून 2014 को ये तेलंगाना है, यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का राज्य बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती होगी, अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। 2 जून 2014 को बना। और आंध्र प्रदेश है ये 1953 में भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट, राकापोसी चोटी किस पर्वत पर है? यह विश्व में सबसे तेज ढाल वाली चोटी भाई, विश्व में सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। तेज ढाल वाली क्या है? चोटी है। और ये किस पर्वतमाला पर है? तो यह लद्दाख पर्वतमाला पर है। नाम है राकापोसी। इस पर चढ़ा नहीं जा सकता, चढ़ना संभव नहीं है। नेक्स्ट, रेक, कलर, ऊसर और भूड़ क्या है? भेड़ की नस्ल है। विशाल मैदान की अनुपजाऊ मिट्टी है। तटीय प्रदेश में कयाल झीलें हैं। हिमालय में शंकुधारी वृक्ष है। बताइए। रेक, कलर, ऊसर और भूड़। 91।
91 में आपका आंसर अधिकांश सही दे रहे हो, लेकिन सोच समझकर। रेत, कलर, ऊसर और भूड़े ये विशाल मैदान की अनुपजाऊ मिट्टी है। अनुपजाऊ मिट्टी है। जो जलोढ़ और बागोर विशाल मैदान का अधिकांश भाग है वो बागर मिट्टी का है, और वहां इस प्रकार की जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है उनको कहा जाता है ये, जिसमें रॉक, फॉस्फेट और जिप्सम के उपयोग के द्वारा इनकी जो अम्लीयता और क्षारीयता की जो अनुपजाऊपन गुण है उसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की पूछा है। महेंद्रगिरी, हाइट है 1501 मीटर। अरायोकोंडा, इसका दूसरा नाम है विशाखापट्टनम। कलसुबाई, हाइट है 1646 मीटर। नामचा बरुआ जो हिमालय प्रदेश में है, ये तो पूर्वी घाट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो कलसुबाई ये पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और अरायोकोंडा जिसकी हाइट है लगभग 1680 मीटर, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है इसमें 2 नंबर, और इसका दूसरा नाम है विशाखापट्टनम चोटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का एक हॉट स्पॉट है। भारत के का संबंध है वो 4 हॉट स्पॉट से है। हिमालय हॉट स्पॉट, सुंडा हॉट स्पॉट, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट और पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। तो इसमें से एक ही नाम मिलेगा आपको, और उसका नाम है सह्याद्री या पश्चिमी घाट। ये भारत का एक हॉट स्पॉट है, तप्त स्थल है, जो जैव विविधता का अत्यधिक धनी प्रदेश है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है? श्रीहरिकोटा भारत का प्रसिद्ध द्वीप है, जहां एक सतीश धवन केंद्र है, वहां से भारत अपना समस्त प्रकार के उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। तो इसका सही आंसर है पुलिकट, चिल्का, वेबनाद, लोनार। लोनार महाराष्ट्र में है। ये उल्कापात निर्मित झील है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। वेबनाद कहां है? केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है और एक कयाल झील है। चिल्का ओडिशा में है। ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है खारे पानी की। और पुलिकट है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तमिलनाडु व एपी मतलब आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और इस झील के तट पर ही श्रीहरिकोटा है। सही आंसर है पुलिकट। 1 नंबर बिल्कुल। चिल्का नहीं, चिल्का झील के पास में जो व्हीलर द्वीप या आजाद द्वीप है, वहां के चांदीपुर रेंज से भारत अपनी मिसाइलों का प्रक्षेपण करता है। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, बहुत इजी है, सोचकर बताइए उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? पुलिकट बिल्कुल उसका हो गया। नेक्स्ट बताइए, ये उत्तर दक्षिण। तो भारत की जो उत्तर दक्षिण लंबाई है और पूर्व पश्चिम लंबाई, उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम भारत की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। हर बार ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, ये रहे, लेकिन सही उत्तर दक्षिण पूछा है तो सही आंसर 3214 किलोमीटर। अंतर पूछ ले, इनके मध्य अंतर कितना है? तो अंतर इनके मध्य है 281 किलोमीटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? उत्तर दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, गलवान घाटी व पेंगोक झील किनके मध्य हाल ही में विवाद के कारण चर्चा में रही? खूब सैनिक झड़पें रही यहां पर और बहुत ज्यादा चर्चा में रही। भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है भारत चीन। और ये अक्साई चीन के पास का प्रदेश है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है सीमा विवाद के कारण। 96 का 1 नंबर। नेक्स्ट, किस तट पर शीतकाल में वर्षा होती है? लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। किस तट पर शीतकाल में क्या होती है? वर्षा होती है। तो ये जो तट है ये कहलाता है कोरोमंडल तट, और इस तट पर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून लौटता है ये नमी धारण करके इस तट पर शीतकाल में वर्षा करता है, जहां कोपेन के अनुसार कैसी जलवायु है?
एस जलवायु है। तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल तट। क्या होगा? कोरोमंडल तट। 2 नंबर होगा इसका आंसर। शीतकाल में, और यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है, कावेरी नदी, जिसके मुहाने प्रदेश में यहाँ अब वर्षा होगी, जिसके कारण यहाँ वो नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। कैलाश पर्वत, लद्दाख पर्वत, कराकोरम, पीर पंजाल। ये तो अपने पूरे भौतिक प्रदेश समझ लिए। जो पिछले क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर दिया जा सकता है। हाँ, सही बात है बिल्कुल। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तो लाइक जरूर करें, और यदि आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो वो भी करें, और इंटरेस्ट के साथ पूरे क्वेश्चन देखे हैं तो लास्ट में ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 98 का क्या सही आंसर क्या है? बिल्कुल 4 नंबर, पीर पंजाल। नेक्स्ट, हिमालय किसके समकालिक है? हिमालय का जब निर्माण हुआ वो इनमें से किसके समकालिक है? समय की दृष्टि से आल्प्स ये यूरोप में है, दक्षिणी आल्प्स है वो न्यूजीलैंड में है, और आल्प्स यूरोप में है। एटलस ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में। एंडीज ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकी, इसके साथ रॉकी भी हो सकता है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। तो ये तीनों पर्वतमालाओं का निर्माण वलित पर्वतमाला के द्वारा हुआ है, मतलब वलन से हुआ है, और ये हिमालय के समकालिक है। हिमालय के क्या है? समकालिक है। तो हिमालय किसके समकालिक है? इन तीनों के समकालिक है जो निम्नलिखित महाद्वीपों में है। नेक्स्ट, 100 नंबर, आगे 100 नंबर पर। भारत ने मंगल ग्रह पर कौन सा उपग्रह भेजा? आर्यभट्ट, रिसोर्ससैट 2, मॉम उपग्रह या चंद्रयान? 1975 में यह भारत का प्रथम उपग्रह है। यह तो भारत का प्रथम है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, प्रथम। इसके द्वारा जो वन रिपोर्ट में इसका उपयोग किया गया था। चंद्रयान है, यह अक्टूबर 2008 में चंद्रमा पर भेजा गया, और मॉम उपग्रह है यह 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह पर भेजा गया। मॉम उपग्रह मंगल सौरमंडल का 7वां बड़ा ग्रह है, यानी बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा है। फोबोस और डिम्बोस उसके 2 उपग्रह है। डिम्बोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वो जो मॉम मंगल ग्रह है उस पर कौन सा उपग्रह भेजा? भारत ने मॉम उपग्रह भेजा। तो इसमें सही आंसर होगा 4 नंबर। तो ये जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सामने, बड़ी जो आपने आराम से इनको 100 क्वेश्चन को हल किया। आपने कितनी मेहनत की, किस ईमानदारी से क्वेश्चन के आंसर दिए, तो आप ये बता दीजिए कि आपके 100 में से कितने सही हुए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए।